नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन आप सभी के सम्मुख आज सुबह में उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लगातार सेशंस के थ्रू अलग-अलग माध्यमों से कोशिश करते रहते हैं कि जन जागरूकता फैलाई जा सके और जो सामाजिक मुद्दे हैं उन्हें प्रकाश में लाया जा सके इस लाइव सेशंस के थ्रू। और कोरोना काल से ही, जब से कोरोना आप समझे कि आया है, तब से हम लोगों ने लगातार कोशिश की है कि हम कहीं ना कहीं इसके संबंधित प्रयास और कोशिशें करते रहें। और इसी का फलसफा है कि आज कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस प्रयास से जागरूक हुए हैं और इस प्रयास का कोई मोल नहीं और कोई स्वार्थ भाव नहीं होता कि हम क्यों ये प्रयास करते हैं। इसी के संबंध में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो सेशन है इसमें मुख्य बात इस पर करनी थी और मुझे रिक्वेस्ट आया कि बिहार और बिहार से जुड़े स्वास्थ्य सेवाओं पर और आगे के भविष्य और वर्तमान की परिस्थिति पर क्या सोचते हैं। क्योंकि मैंने एम्स जैसे संस्थान में काम किया और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्वास्थ्य विभाग में सेवा दी है। और कहीं ना कहीं मुझे ज्ञात इस चीज़ का हमेशा से रहा है कि एक बात तो स्पष्ट होती है कि स्वास्थ्य सेवाओं को मूलभूत बदलाव हेतु जो शीर्षस्थ व्यक्ति हैं उन्हें स्वास्थ्य सेवा से जुड़ करके उस चीज़ को जानते हुए कार्य करना होगा। आप सोचिए कि अगर कोई सिविल सर्वेंट है या अगर कोई मिनिस्टर है और उन्हें स्वास्थ्य सेवा का भी नहीं पता, तो क्या वो मूल बदलाव कर पाएंगे मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं में? जवाब है ना, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें इल्म ही नहीं कि आप, जैसे मैं अगर बात करूं किसी सदर अस्पताल की, तो वहाँ पे डायलिसिस की मशीन है। आप सोचिए कि डायलिसिस की मशीन एक सुपर स्पेशलिटी हो जाती है। नेफ्रोलॉजिस्ट चाहिए, डायलिसिस करना है, वो भी बहुत ज़रूरी है किडनी के बीमारियों के लिए, लेकिन एक ईसीजी की मशीन नहीं है। अगर सदर अस्पताल में ईसीजी की मशीन नहीं है और मशीन होते हुए ईसीजी बाहर के तरफ लोग करा रहे हैं, प्राइवेट में जाकर करा रहे हैं, और उसके जगह हमारे पास डायलिसिस की मशीन है, तो आप मात्र 3 से 5% जो पेशेंट्स हैं उनके लिए सुविधा दे रहे हैं, जबकि आपके पास कोई प्लान नहीं है 40 से 50% लोग जो हार्ट के या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए ईसीजी मुहैया कराने। अब देखिए, ईसीजी मशीन अमूमन 40-50 हज़ार के आसपास की आती है या इससे ज़्यादा की नहीं आती। 40 से 50 हज़ार के मशीन के लिए 300-350 रुपये आप जब भी कहीं बाहर जाएं, अगर अस्पताल के बाहर जाएं तो लिए जाते हैं। तो क्या सरकार इस बात से इल्म नहीं रखती? क्या हमारा स्वास्थ्य तंत्र या स्वास्थ्य विभाग इस बात से इल्म नहीं रखता कि 300-350 रुपये की जांच जो 40-50 हज़ार की मशीन आती है, तो अगर 100 पेशेंट्स का हो गया तो ये तो 35 हज़ार आ ही गए। और डेली लगभग अगर आप देखें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 50 से 100 ईसीजी तो होते ही हैं मिनिमम। अगर 500 पेशेंट्स देखा जाए तो 10% भी हम पकड़े हैं, 500 से 1000 पेशेंट्स तो 100 होते हैं। तो अगर 50 से 100 पेशेंट्स रोज होते हैं और 300-350 रुपये ईसीजी के लगते हैं, तो 100 पेशेंट्स में तो एक ईसीजी की मशीन आ जाएगी। यानी डेली एक मशीन का कॉस्ट पेशेंट्स बाहर से ईसीजी करा करके देते हैं। तो ये कितनी बड़ी त्रासदी है कि हमारे पास पॉलिसी मेकिंग में ऐसे लोग नहीं हैं जिसको पता हो कि डायलिसिस मशीन से ज़्यादा ईसीजी की मशीन और उसके संबंधित टेक्नीशियन ज़रूरी है। सर्वप्रथम ये सबसे ज़रूरी है आपको जानना। इसके साथ साथ एक और बात की बड़ी अनभिज्ञता रहती है कि देखिए, जब मैं पिछले 6 वर्षों से आपको गोपालगंज के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे आप बात करें दूर दराज के दियर क्षेत्र हो गए या गोपालगंज शहरी क्षेत्र हो गया या कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र हो गया, अपना आप बैकुंठपुर पकड़ें, बरौली पकड़ें या मीरगंज, गोपालगंज, जादवपुर रोड, कहीं भी पकड़ें, इन सारे क्षेत्रों में मैंने 6 वर्षों में लगभग 55 हज़ार के आसपास परिवारों को निःशुल्क शिविर के माध्यम से सेवा दी है। अब ये सेवा भाव था, लेकिन इस सेवा का मतलब ये कहीं से नहीं था कि हम लोग इससे कोई हित कर पाएँ या हित कर लें। क्योंकि देखिए, अमूमन जो कैंप्स होते हैं या शिविर होते हैं उसमें लोग एक चीज़ समझते हैं कि कैंप्स और शिविर का मकसद है कि आप जाइए, कुछ दवाइयाँ बांटिए, कुछ लोगों का बीपी शुगर चेक करिए और वापस आ जाइए। लेकिन हम
हम और हमारी पूरी टीम सुबह 7 बजे से लेके संध्या 5-6 बजे तक जितने भी पेशेंट्स हैं सबकी हर जांच करती थी, जो बड़े बड़े शहरों में होती है। नस की जांच हो गई, शुगर की जांच हो गई, हार्ट की जांच हो गई, यहाँ तक कि हमने कितने ही कैंप्स में ईसीजी भी निःशुल्क की है ले जा करके। तो ऐसा बदलाव हम अपने और अपने टीम के द्वारा 6 वर्षों से गोपालगंज में करते रहे। लेकिन जब इस साल जनवरी या फरवरी में मैंने सोचा और इस पर काफ़ी थिंकिंग की कि अगर मैं अगले 10 साल भी इस कार्य को करता रहूं तो इससे कितने लोगों का फ़ायदा होगा। अगर एक कैंप में 250 लोगों को मैं देखता हूं एक शिविर में, तो इससे अमूमन हफ्ते में अगर 3 शिविर या 2 शिविर पकड़िए मैं कर पाता हूं, 3 शिविर भी अगर हुआ तो 750 लोग हफ्ते में 3 शिविर में, अलग अलग जगह अलग अलग पंचायत के 3 शिविर में 750 लोग, एक महीने में कितने हुए? अगर हर हफ्ते में 3 शिविर है तो यानी टोटल 12 शिविर, 12 इंटू 250 करिए तो 3000 मरीज। 3000 मरीज अगर मैं एक महीने में निःशुल्क देखूं, गरीब जो हमारे वर्ग के मरीज हैं, जो असहाय हैं, जिन्हें सुविधा नहीं मिलती, उनको अगर देखूं तो एक महीने में ऐसे 3000 मरीज को मैं देख पाऊंगा और साल भर में 36,000 मरीज को मैं देखकर ठीक कर सकता हूं अपने और अपने टीम के द्वारा सहयोग से। लेकिन क्या ये 36,000 मरीज को ठीक करने से ईसीजी की मशीन सदर अस्पताल में लग सकती है? क्या ये 36,000 मरीज को ठीक करने से मूलभूत सुविधा जो है वो बदल सकती है? आप सभी को ज्ञात हो कि गोपालगंज शहर में एक छात्र संघ की नेत्री थी और वो बहुत अच्छी नेत्री थी, लेडीज थी, और कुछ ही वर्ष पूर्व, जैसा कि मेरे गोपालगंज के लोग जानते हों, सांप काटने से उसकी मौत हो गई। अब आप सोचिए कि सांप काटने से मौत हुई, उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, उसमें एंटी स्नेक वेनम नहीं था। एंटी स्नेक वेनम सबसे इम्पोर्टेंट इमरजेंसी मेडिसिन है, दवाई है इमरजेंसी में, जो सांप काटने के लिए 2 अलग अलग टाइप की सांप होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक, हेमेटोटॉक्सिक। ये 2 अलग टाइप के लिए अलग अलग दवाइयाँ, ये इमरजेंसी दवाई है, ये हर जगह उपलब्ध होनी चाहिए आपको सदर अस्पताल में या सीएचसी में, लेकिन ये दवाई नहीं थी, जिसके वजह से पटना रेफर होते होते जाते जाते वो जो छात्र संघ की नेता थी लेडी, उसकी मौत हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत दुखदायी है कि हमारे पास पॉलिसी लेवल पे जो लोग भी ये कानून बना रहे हैं या नियम बना रहे हैं, उन्हें इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि आपको ज़मीन पर क्या चाहिए। आप हवाई चीज़ें कर सकते हो, आप फाइल में बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो, रख सकते हो, लेकिन इससे क्या ज़मीन पर चीज़ें बदलेंगी? बिल्कुल नहीं बदल रही। मैं 6 साल से गोपालगंज से जुड़ा हूँ। गोपालगंज के अलावा बिहार में हमने बेगूसराय में, आरा में, पटना के दियर क्षेत्रों में हर जगह बहुत सारे कैंप्स किए हैं, और ये बात मैं आपको बता सकता हूँ कि वस्तु स्थिति हर जगह की एक बराबर ही है। कहीं 19 है, कहीं 20 है, लेकिन एक बराबर ही है। एक लंबा अंतराल मेरा उड़ीसा से जुड़ाव रहा है, और उड़ीसा में भी हमने बहुत सारे कैंप्स किए हैं, सोशल कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स से लेकर के जंगलों के बीच, घने बस्तियों के बीच, हर जगह जहाँ पहुँचना जाना बहुत दूभर था, हर जगह हमने कैंप्स किए हैं। लेकिन एक चीज़ तो आप सभी मानकर चलिए, बिहार और गोपालगंज में एक मूलभूत, बिहार, गोपालगंज और उड़ीसा में एक मूलभूत बदलाव था, अंतर है, जिस चीज़ की मैं हमेशा सराहना करूंगा कि ये उड़ीसा में है। वो अंतर ये है कि वहाँ पर फिर भी जो स्वास्थ्य सेवा है ग्रामीण स्तर पर, इसकी मजबूती के लिए वहाँ के सरकारों ने काफ़ी कार्य किया है। एक चीज़ आप समझिए कि अगर वहाँ के डॉक्टर्स रिटेन होते हैं, वहाँ के डॉक्टर्स सच में गांव के तरफ रुख करते हैं, वहाँ सेवा देते हैं, पॉलिसी मेकिंग में ऐसी चेंजेस लाई गई, तो ये बहुत बड़ा स्टेप है गांव के लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स मिल रहे हैं। वहाँ के चिकित्सालय में, क्योंकि कम्युनिटी मेडिसिन के जरिए जब बहुत पहले हमारी पोस्टिंग थी, तो मैंने देखा कि वहाँ के अस्पताल गांव में भी हैं उड़ीसा के, तो भी वहाँ पे दवाइयाँ उपलब्ध रहती थी, जिसे जो दवाइयाँ चाहिए आप अपने संबंधित डॉक्टर से लिखवा लें और वो दवाइयाँ आपको मिल जाती थी। वहाँ एंटी स्नेक वेनम हर जगह मौजूद होता था, सांप काटने की दवाई, कुत्ते काटने का वैक्सीन, एंटी रेबीज वैक्सीन हर जगह मौजूद होता था। लेकिन ये पॉलिसी मेकर्स की दिक्कत है, या ज्ञान का अभाव, या
स्वास्थ्य विभाग के जो भी ऑफिसर्स हैं उनका अभाव कि बिहार में ऐसा कभी नहीं आ पाया। आप बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं, राज्य सरकार बहुत अच्छी प्रयास कर रही है, भारत सरकार बहुत अच्छी प्रयास कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है। आप जन औषधि योजना लेकर आए हैं, बहुत बढ़िया है। आप चाहिए तो जो निःशुल्क एडमिशन्स कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, भारत सरकार की योजना है। लेकिन अभी भी मूलभूत सुविधा में हम इतने पिछड़े हैं बिहार में स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य केंद्र में कि कहीं ना कहीं जब ऐसे पेशेंट्स मैं एम्स में देखता था जो स्टेज 4 या स्टेज 5 पे आते थे, हर जगह हर तरीके की एंटीबायोटिक्स खा के भी नहीं पकड़ी जा सकती है, तो इसका मतलब है। और इसके लिए बहुत हद तक हमारा सरकारी तंत्र के साथ साथ हम लोग भी जिम्मेदार हैं। अब हम कैसे जिम्मेदार हुए? क्योंकि हमने कभी भी स्वास्थ्य के लिए कोई भी आंदोलन नहीं किया। हमने कभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कहीं भी कोशिश नहीं की कि ये मुख्य मुद्दा बन पाए। हमेशा जाति, हमेशा धर्म, हमेशा वर्ग, हर चीज़ के ऊपर बढ़ते आए। अब लोग बोलते हैं कि सर जातीयता तो बिहार के अंदर है, अच्छी बात है। अगर है, आप मानते हैं तो अच्छी बात है। आप मेरा नाम देखें, डॉक्टर अभिषेक रंजन, आप क्या मेरी जाति जान सकते हैं? आप क्या बता सकते हैं कि मेरी जाति क्या है? नहीं बता सकते। मेरे टाइटल में ही नहीं है, मेरा कोई टाइटल नहीं है। और मैं जब बिहार और बिहार के बाहर था तो ऐसा कोई भेद नहीं था, किसी जातीयता के ऊपर कोई भेद नहीं था। कोई भी लोग ऐसा नहीं था कि ये उस कास्ट का है, ये इस कास्ट का है। लेकिन बिहार में आते ही ये शुरू हो गया, और शुरू हो जाता है मेडिकल कॉलेज से लेकर के, अस्पतालों से लेकर के जनता के बीच। इस सब को दूर करने का काम बस हम और आप ही कर सकते हैं, इसे कोई और नहीं करेगा। पहली चीज़ आप सभी एक चीज़ तो स्पष्ट जानिए कि बिहार में स्वास्थ्य संरचना और स्वास्थ्य ढांचा जो है वो अभी भी इतने अभाव में है जितने अभाव में मुझे लगता है कि भारत के 20 या 25% आबादी ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं। इवन नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर राज्यों में भी यहाँ से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। अब सरकार चाहती है, ऐसा नहीं कि सरकार कार्य नहीं करती, सरकार पैसे खर्च नहीं करती या चाहती नहीं या कोशिश नहीं करती। सरकार चाहती है, नो डाउट, सरकार प्रयास भी कर रही है और करती है। लेकिन अगर आप सही दिशा में प्रयास ना करें तो वस्तु स्थिति यही होगी कि कहीं ना कहीं ईसीजी मशीन होगा तो वो कार्य नहीं करेगा, ईसीजी मशीन होगा तो उसका टेक्नीशियन नहीं होगा, ईसीजी मशीन होगा तो उसे प्रिंट आउट नहीं निकलेगा, और या ईसीजी मशीन होगा नहीं लेकिन डायलिसिस की मशीन हो जाएगी। सांप काटने के ऊपर दवाइयाँ मिलेंगी नहीं जो इमरजेंसी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, और इसका फल होगा कि पटना रेफर होते होते दूर दराज क्षेत्रों से, मुजफ्फरपुर से या आपको गोपालगंज से या सिवान से व्यक्ति की मौत हो जाती है, जैसे सत्संग की नेता के साथ हुआ गोपालगंज में 1-2 वर्ष पूर्व। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जब हमें मौका मिलता है तो क्या हम इस बात को उठा पाते हैं, क्या इस आवाज़ को उठा पाते हैं? ये बहुत मुश्किल है। हमें मौका मिलता है लेकिन हमारे लिए वो मौका हो जाता है कि हम फलना जाति से हैं तो फलना जाति के कैंडिडेट, फलना विचारधारा से हैं तो फलना पार्टी के कैंडिडेट, हम फलना व्यक्ति हैं, फलना मेरा मित्र है तो फलना को दे देंगे, फलना को वोट देंगे तो ये मुझे इतना काम देगा, फलना को ये करेंगे तो वो मुझे ये दे देगा चुनाव के बाद। लोग इतने स्वार्थ से भरे हैं, हर चीज़ के स्वार्थ से भरे हैं कि कहीं ना कहीं इस स्वार्थ के चलते समाज बहुत पीछे छूट जाता है, और फिर लोग ही रोना रोते हैं कि सर समाज में तो कार्य नहीं हो रहा है, सरकार कर नहीं रही। अरे सरकार करेगी कब? जब आप बोलेंगे सरकार को करने, जब सरकार को महसूस होगा कि आपको उससे फर्क पड़ता है, आपके लिए वो ज़रूरी है। आप सभी तो ये मान कर चल रहे हैं कि जब भी हमें मौका मिले तो हम यही कोशिश करें कि जहाँ से भी हमें कोई भी मिल पाए, कुछ भी मिल पाए, अर्थ, अपनी स्वार्थ किसी के भी द्वारा उसको हम लोग हासिल कर लें, और उसके बाद समाज या राज्य या देश क्या होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा विचारधारा सबसे ज़्यादा घातक है हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। कि आप देखिए, एक कैंप में मैं जाता हूँ तो मैं कभी नहीं जान पाता कि ये मरीज दलित है, ये मरीज महादलित है, ये मरीज शोषित है, या ये मरीज किसी अपर कास्ट के हैं, जनरल कास्ट के हैं। भेदभाव ना क्लिनिक पे, ना आपको
कैंपों में होता है, ना कैंप ऐसे जगह लगाए जाते हैं जो एक विशेष जाति समूह से आते हों। यानी ये भेदभाव होता किससे है? तो भेदभाव करते हैं हम और आप। मैं अगर ना भी करूं तो जो लोग मुझे देख रहे हैं उसमें से 60 से 70% ऐसे लोग होंगे जो फिर भी जातीयता और धर्म के ऊपर भेदभाव या वर्ग विशेष पर भेदभाव करते हैं। समय है कि आप इस चीज को समझिए, इस चीज से को आत्मसात करिए कि स्वास्थ्य कोरोना काल ने साबित किया है, कोरोना ने साबित किया है कि हम बिल्कुल पंगु हैं स्वास्थ्य सेवाओं में भी और स्वास्थ्य के मूलभूत जरूरतों में भी। देखिए, हमने क्वारंटाइन किया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लॉकडाउन किया, बहुत अच्छा। स्ट्रेटजी एक मास लेवल पर इतने बड़े घनी देश के जनसंख्या के लिए यही हो सकती थी, जो कि बहुत सही तरीके से की गई, अच्छी बात। लेकिन जो पलायन हुआ इतने हजारों सैकड़ों लाखों मजदूरों का, नहीं करोड़ों मजदूरों का, इस पलायन से न सिर्फ उनकी दिक्कतें बढ़ी, बल्कि आप खुद सोचिए कि वो महामारी जो एक हॉटस्पॉट में थी ये पूरे देश में फैली। सरकारों को ये चाहिए था कि केंद्र और राज्य सरकार आपस सहमति से बिना पॉलिटिक्स किए इस चीज़ को छोड़कर स्वास्थ्य के ऊपर, स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर ध्यान देते हुए कम से कम मजदूरों को वहीं हर सुविधा दें जहां वो मौजूद थे, क्योंकि फिर फैक्ट्रियां चलेंगी तो उन जगहों पे जाएंगे। लेकिन हुआ नहीं। लोगों को वहाँ खाना पीने की दिक्कत हुई, रहने की दिक्कत हुई, जो आपके रेंटर्स थे उन्हें रेंट देना पड़ता था, जिसके चलते कि लोग वहाँ से पलायन करते 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 पैदल सही हजारों सैकड़ों किलोमीटर अपने घरों पर आए। लेडीज़ का सोचिए, जो लड़कियाँ थीं या युवती थीं, उनकी सोचिए कि वो सारे के सारे किस दर्द कष्ट से, एक लेडी को एक बार पीरियड आए मंथ में तो 5-6 दिन कम से कम पेन और दर्द में रहती है। मैं एक डॉक्टर हूं तो मैं जान सकता हूं, महसूस तो नहीं कर पाया या कर सकता हूं। अगर वो हजारों किलोमीटर पैदल चल रही है तो वो 5 दिन तो हो सकता है उस बीच लाखों युवतियों को या महिलाओं को आए हों, तो 5 दिन उन पर क्या कष्ट गुजरी होगी आप सभी सोच सकते हैं। क्योंकि कोई हाईवे पे तो व्यवस्था थी नहीं स्वास्थ्य सुविधा की, या कहीं कोई ऐसा तो ज़रूरत दिया नहीं गया उनको सुविधा। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो हम सभी को मजबूर करती हैं सोचने कि बिहार का स्वास्थ्य तंत्र बिल्कुल उस जगह पर जोर नहीं दे पा रहा जिस जगह पर मूलभूत ज़रूरतें हैं। आप सोचिए कि मैंने इस चीज़ का निर्णय लिया कि विटामिन डी की गोलियाँ, क्योंकि ये न सिर्फ इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को, बल्कि विटामिन डी आपको एक और कार्य करती है कि ये लेडीज़ में 40 या 40 साल के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर गृहिणियाँ होती हैं, घरों के अंदर रहती हैं, तो उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो एक तो कोरोना से लड़ने में विटामिन डी बहुत काम करेगा। दूसरा कि विटामिन डी का सबसे अहम रोल होता है ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने में, यानी जो हड्डियों की कमजोरी, घुटने, कमर का दर्द इत्यादि लेडीज़ को 40 या 40 के बाद होना शुरू हो जाता है, उसे दूर करेगा। आप सोचिए कि कितने सारे ऐसे लेडीज़ आपके घरों में होंगी जिन्हें घुटने और कमर का दर्द होगा। अगर आप 40 या 40 के आसपास साल में उन्हें केवल 2 महीने से 3 महीने हफ्ते में एक गोली दे देते तो हो सकता है कि 50 या 60 में उन्हें इतनी दिक्कत नहीं होती। इसलिए हमने प्रयास किया। देखिए, मैं ना कहीं सरकार से जुड़ा हूँ, ना मैं किसी पार्टी विशेष से हूँ, ना ही मैं किसी भी एक विचारधारा से हूँ अभी तक। फिर भी मैंने कोशिश की कि अकेला चना भांड फोड़ पाए, और इस कोशिश के तहत ही हमने 2-3 चीज़ें की। एक, ऐसे महिलाएं, ऐसे युवतियां जो गांव कस्बों में हैं, अति पिछड़े क्षेत्रों में हैं, जहां कोई भी सुविधा नहीं स्वास्थ्य की, जिन्हें लगातार महामारी के समय, पीरियड्स के समय अलग अलग बीमारियां होती हैं, अलग अलग जनांग के आसपास के क्षेत्रों में या अंदर तक बांझपन तक हो सकता है, उन्हें धात की बीमारी होती है। महामारी के समय कपड़े इस्तेमाल करने के चलते ये इन्फेक्शन फैलता है। ऐसे सारे युवतियों के लिए, महिलाओं के लिए हम निःशुल्क सैनिटरी पैड्स बांटना शुरू कर रहे हैं, और ये हो सकता है कि आपको 15 जून तक शुरू हो जाए। जैसे सैनिटरी पैड्स मेरे पास आ जाते हैं, मैंने उसका ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका हूँ, और वो आ जाते हैं तो ऐसे बस्तियों को, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर, पूरे गोपालगंज के
आसपास के इलाके में पूरे गोपालगंज जिले में बांटेंगे, घर घर जाएंगे। आशा वर्कर्स होंगी, आपको विकास मित्र होंगे, टोला सदस्य होंगे, इन सब के सहयोग से हम जाएंगे, आजीविका दीदी के सहयोग से हम जाएंगे और उनकी मदद से उन सारे लेडीज़ को अप्रोच करेंगे, उन सारे स्त्रियों को और महिलाओं से मिलेंगे और उन्हें निःशुल्क सैनिटरी पैड्स देंगे। ये मैंने तय किया था पिछले 10 दिन पहले और 10 दिन में हमने प्रशासन से अनुमति के लिए एप्लीकेशन दिया, अनुमति मिल गई। 10 दिन में हमने कहाँ से सैनिटरी पैड्स आएंगे, कहाँ से आ सकते हैं, इसकी जानकारी ली, इसे ऑर्डर कर दिया है और अगले 10 दिन में ये बंटना शुरू हो जाएगा। यानी आप सोचिए कि अगर एक व्यक्ति, मैं तो बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ, मध्यम वर्ग परिवार से आता हूँ, ना ही मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए की इनकम है और ना ही मैं 2 नंबर की कमाई रखता हूँ। आज नहीं रखता, कल सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ा था, अपनी मेहनत से गया था, आज भी सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी अस्पताल से जुड़ा हुआ रहा था। कुछ दिन पहले अपनी क्लिनिक है, लेकिन एक एक पैसा ईमानदारी और वाइट मनी है। मैं अपने हर एक पैसे का सरकार को टैक्स देता हूँ, लेकिन फिर भी किसी न किसी को तो कोशिश करनी होगी, कोई ना कोई तो राह पकड़ना होगा। तो अगर एक इंसान जो मध्यम वर्ग से है, जो कोशिश कर सकता है, वो कोशिश भी 10 दिन उसे टोटल प्रारूप देने में और 10 दिन उसे ला करके बांटने में, यानी अगर कोई ठान ले तो 20 दिन के अंदर हजारों परिवारों के महिलाओं को अपने स्तर पर दे सकता है। भले ही उसमें कुछ खर्च आता है, वो खर्च मुझे अपने खुद के से वहन करना होगा, लेकिन मैं जब कोई चीज़ ठान लेता हूँ, कुछ चीज़ सोच लेता हूँ, तो मैं इतना जुनूनी हूँ कि मैं उससे नहीं हटता, कभी नहीं हटता। और उस चीज़ का संकल्प मेरे अंदर है। मैंने वो जब दर्द उसके बारे में सोचा कि जब ऐसी महिलाएं चल करके 5 दिन 4 दिन रास्ते में हज़ारों किलोमीटर दूर महामारी से जूझते हुए आई होंगी, तो क्या पीड़ा हुई होगी, क्या कष्ट हुआ होगा उन लेडीज़ को, उन स्त्रियों को, उन युवतियों को। हम सोच भी नहीं सकते, पुरुष हम लोग नहीं सोच सकते। इतना थकान, इतना चलने के बाद ये दर्द सहना बड़ा मुश्किल होता है, आप नहीं कर पाएंगे। उन लेडीज़ के लिए, उन स्त्रियों के लिए अब हम सरकार से निर्भरता हटाते हुए, सरकार के ऊपर हर चीज़ के लिए निर्भर ना रहते हुए सैनिटरी पैड्स बांटने वाले हैं पूरे गोपालगंज जिले में। अगले आगामी 15 जून के आसपास से ये कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन डी की गोली 60,000 इंटरनेशनल यूनिट हफ्ते में 1 दिन खानी होती है, 8 से 12 सप्ताह। अब 8 से 12 सप्ताह का हमने ये प्लान बनाया कि देखिए, कोशिश तो करनी होगी। मैं एक चिकित्सक हूँ, तो मुझे पता है कि जब मेरे पास ऐसी लेडीज़ आती हैं जो बहुत पुअर हैं, बहुत गरीब हैं, ऐसे महिलाएं आती हैं जो बहुत पिछड़े बस्तियों से आती हैं, उनका कास्ट मुझे नहीं पता, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता किसी का कास्ट जानने में, वो किस कास्ट से हैं या किस पार्टी के समर्थक हैं, विचारधाराएं। मेरे लिए वो बस एक रोगी होती हैं, वो एक कष्ट सहती हुई महिला है, वो एक नारी शक्ति है जिसके ऊपर पूरा का पूरा समाज निर्भर है, लेकिन कष्ट में तो है। उसके कष्ट के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, उसके कष्ट के लिए सरकार के पास सुविधा नहीं होती, सरकारी अस्पताल में मदद नहीं होती। इसके लिए हमने गोपालगंज जिला प्रशासन से अनुरोध किया, उन्हें एप्लीकेशन दिया परमिशन के लिए कि विटामिन डी और विटामिन डी की गोलियों अपने तरफ से, अपने खुद से मंगा करके, क्योंकि एक विटामिन डी की गोली 20-25 रुपए के आसपास की आती है और विटामिन डी की गोलियां थोड़ी कॉस्टली हैं, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बल्क से बल्क में जहाँ मैन्युफैक्चर होती हैं वहाँ से उत्तम क्वालिटी की गोलियां मंगा करके एक फुल कोर्स, चाहे वो 1 महीने का हो या 2 महीने का हो, ऐसे सारे लेडीज़ को जो 40 या 40 वर्ष के ऊपर की हैं, ऐसे बस्तियों में हैं जहाँ कोई भी दवा नहीं पहुँचती, जो लोग इवन अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते, उन सारे लोगों को चिन्हित करके हमारे आजीविका दीदी, आशा वर्कर्स और जो विकास मित्र हैं या जो टोला सेवक हैं, उन सबके सहयोग से पूरे गोपालगंज जिले में बांटी जाएं। और इसकी भी शुरुआत 1 से 2 हफ्ते में हो जाएगी। जैसे दवाइयाँ आएंगी वैसे वितरण शुरू हो जाएगा। तो जब एक शख्स
7 दिन पहले ये सोचता है, मात्र 1 हफ्ते पहले मुझे अंदाज है कि गुरुवार या शुक्रवार को ये सोचा था कि स्वास्थ्य सेवा में हमें क्या प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मैं लगातार 6 साल से जुड़ा हूँ, तो मुझे ये समझ में आ गया कि बिहार के स्वास्थ्य में बदलाव के लिए आप और हम अगर मिलकर प्रयास नहीं करेंगे तो सरकारें उस जगह रिसोर्सेज नहीं खर्च कर रही, क्योंकि उनके पास पॉलिसी मेकिंग में वैसे लोग नहीं हैं जो स्वास्थ्य से जुड़े हैं। अगर एक चिकित्सक उस जगह पर बैठे जो विधानसभा या लोकसभा है, जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन गए, WHO में गए, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। ऐसा अगर एक चिकित्सक लोकसभा या विधानसभा में बैठे और बैठ करके ऐसा बिल लाए कि हर PHC में, हर CHC में मात्र 30,000 की ECG मशीनें लगेंगी, उसके लिए एक टेक्नीशियन होगा, तो आप सोच सकते हैं इससे लमसम 300-400 करोड़ पूरे बिहार में सालाना लोगों का पैसा बचेगा। यानी जो लोग ECG 300 रुपये का कराते हैं, 300-350 का बाहर या 200-250 का बाहर, 200 से 250 करोड़ सालाना इतने सारे लोग खर्च करते हैं मात्र ECG करा के, जो 30 से 35 हज़ार की मशीन आती है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है कि अगर कोई भी एक ऐसा चिकित्सक हो जो विधानसभा या लोकसभा में जाए और ये बिल लाए, और सारी पार्टियां समर्थन करेंगी, जिस भी विचारधारा की हो, क्योंकि ये जनहित से जुड़ा मामला है। कोई पार्टी नहीं चाहती कि जनता के खिलाफ जाकर के इसे बंद किया जाए, तो सारी पार्टियां समर्थन करेंगी, पता है। लेकिन इसके लिए उस एक चिकित्सक को प्रयास करना होगा, उस एक चिकित्सक को हर चीज़ भूल करके राजनीति के कीचड़ में उतरना होगा, तभी जाकर के राजनीति की सफाई और सफाई के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधा की मूलभूत ज़रूरत पूरी हो पाएगी पूरे बिहार में। और इसी प्रयास के हेतु मैंने पूरी कोशिश कर रहा हूं और आगे भी करूंगा कि उस सदन में, लोकसभा हो या विधानसभा, मैं पहुंच पाऊं। लाइफ में कभी भी कोशिश अभी से शुरू कर दी है, ताकि मैं उस जगह उस जुनून को पहुंचा पाऊं, उस जगह उस चीज़ को कर पाऊं जिसे मैंने 6 साल गांव में दर दर हर जगह घूम घूम कर महसूस किया है। उस दर्द को, चाहे वो लेडीज़ हों, वो स्त्रियां हों, युवतियां हों, महामारी के समय कपड़े यूज़ करती हैं, या वो वृद्ध हों, या फिर नवजात शिशु हो जो चमकी बुखार इत्यादि से इतने ज़्यादा पीड़ित हुए थे पिछले वर्ष। मात्र ग्लूकोज और ग्लूकोज युक्त पानी DNS लगाने से हाइपोग्लाइसीमिया रुक सकता था, बहुत सारी मौतें बच सकती थी, लेकिन इतना ग्लूकोज ही उपलब्ध नहीं था, इतना मूलभूत दिमाग और ज़रूरत पॉलिसी में ही नहीं थी, नियम ही ऐसे नहीं बन पाए कि हम उस मात्रा में पहुंचा पाएँ ग्लूकोज को, DNS को, जिसका फ़र्क ये पड़ा कि हज़ारों बच्चों की मौत हो गई बिना ग्लूकोज युक्त पानी चढ़ाने के, क्योंकि उन्हें हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, उनका शुगर अचानक से गिरा और फिर वो कोमा में गए और उनकी डेथ हो गई। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव क्या आपके अंदर दर्द पैदा नहीं करता? ये बदलाव की ज़रूरत क्या आपको महसूस नहीं होती कि क्या एक अदद व्यक्ति, एक ईमानदार, क्योंकि मैं UPSC के साथ साथ एम्स जैसे सेवाओं को छोड़ करके दर 6 साल अलग अलग गाँवों में, अलग अलग बस्तियों में घुमा हूँ, पूरे गोपालगंज जिले, ऐसे ऐसे जगह पर पूरे बिहार में ही घुमा हूँ जहाँ आप सोच भी नहीं सकते कि कोई सड़क भी पहुँचती हो। बेगूसराय के जिस क्षेत्र में गया, वो पूरे बसवारी और बांस के आसपास टूटे फूटे रोड और घनी आंधी तूफान के बीच के बारिश में मैंने जाकर के पिछले साल सेवाएं दी थी। तो ये बहुत मुश्किल है समझना, और इसके लिए ही हमें प्रयास करते रहना होगा, और सरकारों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि बिहार के स्वास्थ्य के लिए, बिहार की ज़रूरतों के लिए, बिहार के लिए अगर सोचना है तो अभी समय है, सोचिए, वरना लोग विद्रोह कर सकते हैं। हो सकता है कि कल आने पे ये एक बहुत अहम मुद्दा हो जाए कोरोना काल के बाद, जिससे काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत होने लगे। ये बहुत ज़रूरी है आप सभी को समझना।